हेलो डियर स्टूडेंट, आज यूनिट 5 का 6 टॉपिक यूएनओ पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं, वन बाय वन हल करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, विश्व शांति की स्थापना के लिए महासभा को उपयोगी बनाने का प्रयास 3 नवंबर 1950 को किया गया। कब किया गया? 3 नवंबर 1950 को किया गया। इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप महासभा को एक सामूहिक कार्रवाई एवं सेना का उपयोग करने के लिए सिफारिश का अधिकार प्राप्त हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यूएनओ की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन कब हुआ? 1944 में वाशिंगटन में हुआ। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य हुई थी। इसकी स्थापना किस हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत ने यूएनओ के पीस कीपिंग मिशन के द्वारा किन किन देशों में भाग लिया? पीस कीपिंग मिशन में भारत ने बहुत ही योगदान किया है दोस्तों, बता दें यूएनओ में। और ये प्रश्न हमेशा पूछता है कि किन किन देशों में भारत ने योगदान किया है, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले कोरिया में भी भारत के यूएनओ पीस कीपिंग में भाग लिया था, कांगो में, कंबोडिया में, स्लोवाडोर में, सोमालिया में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं जल्दी से मिलेगा ही नहीं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए फट से और वीडियो को लास्ट तक देखिए। ऐसे ऐसे प्रश्न मैं लेके आया हूँ कि आप सोच नहीं सकते हैं। सोमालिया हो गया, अंगोला हो गया, मोंजाविक हो गया, लियोन हो, युगोस्लाविया, जो इतने कंट्री के बीच भारत ने की जो सेना है यूएनओ में पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पहला पीस कीपिंग मिशन कब हुआ था? 1948 में इजराइल राज्य के लिए हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला पीस कीपिंग मिशन 1948 में इजराइल राज्य के लिए हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, फादर ऑफ मॉडर्न पीस कीपिंग कौन है? पियर्सन। फादर ऑफ मॉडर्न पीस कीपिंग कौन है? पियर्सन। अगला प्रश्न, एजेंडा फॉर पीस 1992 में बुतरस घाली के द्वारा लाया गया। 1992 में एजेंडा फॉर पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ पीस कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। यूएनओ पीस कीपिंग की स्थापना 2005 में हुई थी। यूएनओ पीस कीपिंग मिशन किन किन देशों में सफल नहीं हुआ? यूएनओ पीस कीपिंग मिशन किन किन देशों में सफल नहीं हुआ? रवांडा, सोमालिया, बोस्निया, 3 कंट्री इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए दोस्तों। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई? यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। बुतरस घाली ने 1994 में एजेंडा फॉर पीस डेवलप की बात की है। किसने की थी? बुतरस। ये आपको मालूम ही होगा प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? सभी के लिए एक, एक के लिए सभी। अगला प्रश्न, सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1441 हमेशा आता है और कब हुआ था? नवंबर 2002 में। का संबंध किससे है दोस्तों? हम बता दें, इराक पर प्रस्ताव जिसमें यह कहा गया कि यदि सद्दाम हुसैन यूएनओ निरीक्षक दल को अपने जनसंहार हथियारों का ब्यौरा नहीं देते हैं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, यूएनओ के शांति बहाल कार्रवाई में भारत के सैन्य टुकड़ियों, सैन्य पर्यवेक्षक और सिविल पुलिसकर्मी तीनों सेवारत किन किन देश में थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैन्य टुकड़ियां, सैन्य पर्यवेक्षक, सिविलियन पुलिसकर्मी तीनों शांति बहाल कार्रवाई में भारत के जो थे वो किस किस देश में? पश्चिम सहारा, बोस्निया और हर्जिगोविना, 3 कंट्री। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, ये आपको किसी बुक में खोजने पर रेयरली मिलेगा, इसलिए आप इसे नोट कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट यूएनओ को मैं ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो रियली नेट की तैयारी करने में बहुत ही हेल्पफुल है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति निर्माण आयोग की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 2005 में। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग ध्यान देने योग्य बात है, ये पॉइंट है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग हो चुका है दोस्तों। 2002 में संयुक्त राष्ट्र संघ मॉनिटरिंग, सत्यापन और निरीक्षण आयोग द्वारा 2002 में संयुक्त राष्ट्र संघ मॉनिटरिंग, सत्यापन और निरीक्षण आयोग के द्वारा इराक में की गई निरीक्षक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कौन था? हैस ब्लिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, यूएनओ के चार्टर के 8वें अध्याय में 52 अनुच्छेद में क्या प्रावधान है? 52वें अनुच्छेद में क्या प्रावधान है दोस्तों? अनुच्छेद 52 पूर्णतः देशी क्षेत्र के लिए समर्पित है। 52वां अनुच्छेद यूएनओ का क्या कहता है कि ये क्षेत्रीय संगठन के लिए समर्पित है, इनके द्वारा स्थापित झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटाएगा, कि स्थानीय झगड़ों को ये क्षेत्रीय संगठन निपटाएगा।
तो वही अनुच्छेद 53-54 में सुरक्षा परिषद की शांति बनाए रखने वाली भूमिका क्षेत्रीय एजेंसियों के बीच संबंधों को स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 53-54 भी बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। यूएनओ के मूल सदस्य कौन हैं? दोस्तों ये प्रश्न हमेशा आता है, कौन एक्चुअली यूएनओ के मूल सदस्य है, उसको हम देखने का प्रयास करें। अनुच्छेद 3 के अनुसार जिन देशों ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जून 1945, याद रखने वाला, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जून 1945 तथा 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, दोनों में जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वह हस्ताक्षर किया है, वही यूएनओ के मूल सदस्य कहलाते हैं। आम सभा का सामान्य सत्र सितंबर में आरंभ होता है, सितंबर में और वर्ष के अंत तक चलता रहता है, ये भी इम्पॉर्टेंट अब है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सेवानिवृत्त सदस्य पुनः निर्वाचित होने के पात्र होते हैं। दोस्तों आर्थिक और सामाजिक परिषद जो उसमें 54 सदस्य हैं, सेवानिवृत्त सदस्य पुनः निर्वाचित होने के पात्र हैं, उनको मतलब पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य यह वचन देते हैं कि वे सुरक्षा परिषद को इसकी मांग पर और विशेष समझौतों के अनुसार शांति सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य के लिए सशस्त्र बल और आवागमन के अधिकार सहित सहायता सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अनुच्छेद 43 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूएनओ शांति स्थापना अभियानों में कौन कौन प्रथम पीढ़ी शांति स्थापना अभियान है? फर्स्ट जनरेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूएनओ पीस कीपिंग फोर्स होता है उसमें 2 प्रकार के होते हैं, पहला फर्स्ट जनरेशन, दूसरा सेकेंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा विराम परिरक्षण संगठन, पहला ये हो गया। दूसरा संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल को भी फर्स्ट जनरेशन में कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र डिसएंगेजमेंट पर्यवेक्षक बल, इसको भी फर्स्ट जनरेशन में कहा जाता है। दोस्तों हम ऐसा प्रश्न आप लोग ले लाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फर्स्ट जनरेशन को कौन कौन से घटनाएं हैं यूएनओ की जो उसको हम फर्स्ट जनरेशन में गिनते हैं। तो देखते हैं, पहला यूएनओ का जो है इमरजेंसी फोर्स, कहाँ कहाँ पर यूएनओ का इमरजेंसी फोर्स गया था? सुएज कनाल में और सिनाई पेंसुला में, कब? 1956 में। इसको फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। सेकंड देखते हैं, यूएनओ ऑपरेशन इन कांगो। यूएनओ ऑपरेशन इन कांगो 1960 में हुआ था, इसको फर्स्ट जनरेशन इवेंट्स कहते हैं। पीस कीपिंग फोर्स जो फर्स्ट जनरेशन का कहते हैं। दूसरा यूएनओ मिशन कहाँ का? इथोपिया इरिट्रा बॉर्डर और 2000 में, ये दोनों, इसको भी हम फर्स्ट जनरेशन में काउंट करते हैं। ये नेट में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी फर्स्ट जनरेशन का है, कौन सा सेकंड जनरेशन है, इसलिए हमको ध्यान देने वाली योग्य बात है, बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। पीस कीपिंग फोर्स कहाँ गए थे? साइप्रस में। कब गए थे? 1964 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, एक से एक प्रश्न आपके सामने मैं लाया हूँ। दूसरा ट्रू सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, इजिप्ट में, इजराइल में, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया 2002 में। ये फर्स्ट जनरेशन की यूएनओ का पीस कीपिंग फोर्स है। अगला प्रश्न देखते हैं, इराकी हथियार संबंधित यूएनओ सुरक्षा प्रस्ताव कोसोवो में यूएनओ मिशन कब हुआ था? 1999 में। प्रस्ताव 2002 में हुआ था, ये बात ध्यान। कोसोवो में यूएनओ मिशन कब हुआ था? 2099 में। ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। आईआर का फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाएं नेट में जो भी प्रश्न पूछते हैं, अगर आप फैक्ट्स को मेमोराइज कर लेते हैं अच्छी तरह से, बहुत ध्यान से दिमाग में बैठा लेते हैं, तो कोई भी प्रश्न आएगा मैच कराने के लिए आप उसे मैच करा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि का प्रमुख अंशदाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि का प्रमुख अंशदाता है। भारत अन्य देशों के साथ परमाणु हथियारों का समाप्त करने की योजना भी बनाता है, जो 1996-2002 तक प्रस्तुत किया है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित, सहस्त्र विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में विकासात्मक सहायता के लिए समृद्ध राष्ट्रों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के 2% भाग का योगदान नहीं अनुमोदित किया गया। तो 2% भाग को कंट्रीब्यूट करने के लिए अनुमोदित नहीं किया गया, किस सन में? 2002 में। अगला, सामूहिक सुरक्षा, एक के लिए सभी, सभी के लिए एक, ये सामूहिक सुरक्षा का अर्थ है। पीस कीपिंग ऑपरेशन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यूएनओ का। पीस कीपिंग ऑपरेशन मतलब होता है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच अगर युद्ध हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि ब्लू हेलमेट जो पहने होते हैं उनको पीस कीपिंग ऑपरेटर कहते हैं।
तो दोस्तों पीस कीपिंग यूएनओ पढ़ते समय आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाला तो व्हाट इज़ मीन्स ऑफ पीस की बिल्डिंग ऑपरेशन। पीस कीपिंग के बाद क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ही व्यापक शब्द है। हम बता दें जिसके अंतर्गत राज्य के सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है। तो उसका क्या कंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी देश अगर तबाह हो गया है, डिस्ट्रक्शन के कगार पर है, तो उसके बाद पीस कीपिंग खत्म होने के बाद क्या करते हैं कि सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण उसके योगदान से उस देश को बनाने में सहयोग करते हैं। इसी को कहते हैं पीस बिल्डिंग ऑपरेशन। दोस्तों अगला प्रश्न, अगला हम देखते हैं तो दोस्तों पीस मेकिंग क्या प्रोसेस है, जो 1992 एजेंडा फॉर पीस किसने लाया है, आपको समझने की जरूरत है। ये किस प्रकार पीस मेकिंग पीस कीपिंग से और पीस बिल्डिंग से अलग है, तीनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। तो पीस मेकिंग क्या होता है दोस्तों कि जब किसी स्टेट में कहीं युद्ध होने की संभावना होती है तो संभावित युद्ध की परिस्थितियों, युद्ध न हो उससे पहले क्या होता है कि ऐसा हम स्टेप्स लिखते हैं जिसे निवारणात्मक निषेधात्मक कूटनीति के तहत की जाती है। इसको हम प्रतिबंधित करते हैं ताकि वो युद्ध न हो सके। इसी को हम क्या कहते हैं, पीस मेकिंग। घटना होने से पहले ही हम उसमें ऐसा कदम उठाए यूएनओ के फोर्स के द्वारा कि कोई घटना न हो सके, इसलिए हम इसको पीस मेकिंग कहते हैं। क्योंकि इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बुतरस घाली ने ही 1992 में एक ऐसा कंसेप्ट लाया पूरी दुनिया में जिसे कहते हैं एजेंडा फॉर पीस का नारा दिया। उसी समय उन्होंने यह नारा दिया कि पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग और पीस मेकिंग का नारा बहुत ही फेमस हुआ उस समय दोस्तों। अगला कंसेप्ट आता है सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास क्या है, सतत विकास लक्ष्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आता है। सतत विकास लक्ष्यों की सफलता के बाद 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के समक्ष सतत विकास की अवधारणा रखी है, जो 2030 तक, बता दें दोस्तों 2030 तक इसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सरकारी विश्व के बहुत सारे देशों के प्रयास से ये सफल नहीं हुआ। फिर इसके 17 लक्ष्य रखे गए जिससे उसी समय इसका नाम दिया गया ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखा गया है। इस 70 प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये एजेंडा सतत विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की स्थापना की गई। दोस्तों अगला प्रश्न हम बता दें, जो अगर मान लो कोई देश यूएनओ का सदस्य नहीं है तो आप सोचिए उसकी क्या भूमिका है। तो जो राष्ट्र यूएनओ का सदस्य नहीं उनकी क्या भूमिका है यूएनओ में, उनकी भूमिका हम बता दें दोस्तों। जो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है वह भी अपने विवाद को संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष ला सकते हैं, रख सकते हैं, और वह सुरक्षा परिषद की बैठक में भी भागीदारी कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये कंसेप्ट है, वो भी सुरक्षा परिषद की बैठक में कर सकते हैं, लेकिन बता दें दोस्तों वो क्या, परंतु वो उसमें मतदान नहीं कर सकते। तो जो सदस्य नहीं है उनकी ये भूमिका है।